हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। तो आज की अपनी इस प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 विच इज़ फंक्शंस की बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इसका हाफ पोर्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने इसकी हाफ एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। जो स्टूडेंट्स न्यू अभी हमसे जुड़े हैं, अगर उन्हें हमारी लास्ट क्लास की वीडियोस देखनी है सो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से हमारा लिंक ले सकते हैं लास्ट क्लासेस का, और वहाँ से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में जो हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फॉर्मल और डमी पैरामीटर। ठीक है, जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उन्हें ही हम डमी पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, What is the relationship between formal and actual parameter। देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कई बार बताया था फॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में और एक्चुअल पैरामीटर्स के बारे में कि फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया था जो हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है वही क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल होते हैं वो हमारा क्या है, जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो हमें शॉर्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं। वो सिर्फ हमें ये प्रोवाइड किया जाता है कि हम किन किन पैरामीटर्स का यूज़ करने जा रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर। लेकिन जो एक्चुअल पैरामीटर्स है वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि हम उस पैरामीटर को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर हम क्या चीज़ अलाउ करेंगे, पूरी की पूरी उसकी क्या है एक डेफिनेशन होती है। सो वो होता है हमारा एक्चुअल पैरामीटर। देखिए, आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है बुकिश लैंग्वेज में, अ फॉर्मल पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल दैट रिसीव द आर्ग्यूमेंट पासिस बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर क्या है, हमारे ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें रिसीव किया जाता है किसके थ्रू, जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट के थ्रू जिन्हें पास किया जाता है, जो हमारे कॉलिंग प्रोग्राम होते हैं। दैट मीन्स आप किन फंक्शन को कॉल करोगे। अगर सपोज आपको सम करना है तो सम के लिए आप किन किन फंक्शंस को कॉल करोगे, इंट ए बी सी, फ्लोट ए, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई। सो जिन आर्ग्यूमेंट्स को हम यूज़ करने जा रहे हैं, कॉल करने जा रहे हैं, तो बेसिकली वो होते हैं हमारे फॉर्मल। These वेरिएबल रिप्रेजेंट एक्चुअल इनपुट वैल्यूज़। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल इनपुट वैल्यूज़। दैट मीन्स किन डेटाज को आप यूज़ करने जा रहे हैं, इनपुट वैल्यू जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम के लिए जिन जिन चीज़ों का या जिन जिन वैल्यूज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें एक्चुअल वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करते हैं, शो करते हैं बेसिकली। द डेटा टाइप ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर शुड बी सेम। देखो, जो भी हमारे डेटा हैं वो दोनों के दोनों क्या है, एक्चुअल पैरामीटर और जो फॉर्मल पैरामीटर है वो दोनों सेम होने चाहिए हमारा। ऐसा नहीं है कि हमने क्या है, आपने जो फॉर्मल पैरामीटर की लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आपने डाल दिया कि हमने इंटीजर का यूज़ किया है, इंट ए और बी, ये हम कॉल करेंगे, इन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। लेकिन जब आप बाद में एक्चुअल पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते हो, वहाँ पर आपने जो वैल्यू है वो इंट की जगह अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी है तो वो आपका क्या है, वहाँ पर एरर शो कर देगा। दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या है, हमारे सेम होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर को इंटीजर में लिया है तो एक्चुअल पैरामीटर भी आपके क्या है, इंटीजर ही होने चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उसकी पूरी फुल डिस्क्रिप्शन है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं हमारी एक्चुअल पैरामीटर्स के। ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से, तो हमारे सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, व्हाट इज़ अ फंक्शन इन सी। सी के हमारे क्या फंक्शन हैं, फंक्शंस क्या होते हैं सी के अंदर। वाई डू वी यूज़ फंक्शंस, हम फंक्शंस को किस लिए यूज़ करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन इन सी, और सी के अंदर क्या है, कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो फंक्शन क्या होते हैं, अ फंक्शन इज़ अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है विच इज़ यूज्ड बाय द मेन प्रोग्राम और अदर सब प्रोग्राम। जिसको किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, जो मेन प्रोग्राम होता है सी का या फिर उसके क्या है सब प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम्स कैसे इसके थ्रू यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा एक प्रोग्राम होता है, एक लॉन्ग प्रोग्राम होता है, लेंथी प्रोग्राम होता है, तो फंक्शंस की हेल्प से
हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को क्या है सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि एक लंबे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके और उसको क्या है ईजिली वे में क्या उसको सॉल्व किया जा सके। तो इस तरीके से सब प्रोग्राम की हेल्प से भी क्या है उसको यूज़ किया जाता है। The basic philosophy of a function is divide and conquer by which a complicated task is successfully divided into simpler and more manageable task। देखो जब मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं मेनली वो क्या करते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं कि क्या है जब एक लॉन्ग प्रोग्राम होगा ठीक है तो उसको परफॉर्म करना क्या है ज़्यादा टिपिकल होता है हमारे लिए। लेकिन अगर उस लॉन्ग प्रोग्राम को लेंथी प्रोग्राम्स को हम डिवाइड कर देते हैं सब पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में तो उसके एक एक पार्ट को सॉल्व करना प्लस में उसके अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फाइंड आउट करना हमारे लिए ईजी होता है। हमें पूरे प्रोग्राम को ना देखकर हम सिर्फ पार्ट्स में ही देख सकते हैं कि किस पार्ट में हमारी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वहीं की वहीं क्या है हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है सक्सेसफुली डिवाइड करता है किसी भी टफ प्रोग्राम को सिंपलर प्रोग्राम में। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हमारी क्या है हमारे लिए सिंपल या फिर ईजी बना देता है ताकि हम उन्हें ईजिली हैंडल कर सके। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट फैसिलिटेट्स टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वेयर हाई लेवल लॉजिक ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम इज सॉल्व फर्स्ट, कि ये क्या है हमें एक टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है जिसके अंदर क्या है सबसे पहले हमारी जो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं ये उन्हें सॉल्व करता है। देन उसके बाद क्या है डिटेल प्रोवाइड करता है या फिर उनकी जो डेफिनेशन देनी होती है जो भी हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है वो बाद में प्रोवाइड करता है, लेकिन पहले क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या है इसका मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो लेंथी प्रोग्राम होते हैं उनकी लेंथ को रिड्यूस किया जाता है क्योंकि इसमें क्या है एक ही लेंथी प्रोग्राम को कई सब पार्ट्स में सब प्रोग्राम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इट इज़ ईजी टू डेब्यूग एंड लोकेट अ फॉल्ट। ईजी टू डेब्यूग है, इसकी जो भी फॉल्ट होती है उनको लोकेट कर पाना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि एक ही प्रोग्राम को जब सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स की प्रॉब्लम हमें पता चल जाती है कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ उसी पार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाती है। इट मेक्स द प्रोग्राम मोर रीडेबल। जो भी प्रोग्रामर होता है उसके लिए प्रोग्राम को रीड कर पाना क्या है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ पासिंग अ पैरामीटर ऑफ टाइप फ्लोट टू अ फंक्शन हुज डमी पैरामीटर इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ टाइप इंट। ठीक है, दैट मीन्स कि क्या होता है कि अगर हम जो फंक्शन है पैरामीटर्स के जो भी हमारे फंक्शंस हैं ठीक है उन्हें हम फ्लोट में टाइप करते हैं, फ्लोट में मेंशन करते हैं एंड देन जो उनका डमी पैरामीटर होता है दैट मीन्स जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं जो हमारे आर्गुमेंट लिस्ट होती है उसके अंदर हम क्या है इंट टाइप डाल देते हैं, लेकिन बाद में जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वहाँ पर हम फ्लोट का यूज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स इंटीजर ले रहे हैं तो जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो भी क्या है इंटीजर ही होने चाहिए। हम क्या है उसकी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, उसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। आप इंटीजर की जगह फ्लोट यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इंटीजर मेंशन किया है तो आप इंटीजर ही लोगे, या फिर अगर आपने फ्लोट मेंशन किया है तो आपके जो दूसरे पैरामीटर्स हैं फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो भी फ्लोट ही होना चाहिए। अगर आप सेपरेट लेते हो तो उस कंडीशन में क्या है जो आपका रिजल्ट है वो क्या शो कर देगा, आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ रिकर्जन, हाउ रिकर्जन इज़ इम्प्लीमेंटेड इन सी लैंग्वेज, की रिकर्जन क्या होता है और सी लैंग्वेज में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इलिस्ट्रेट थ्रू अ सिचुएबल एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू में बताना है। सो देखिए रिकर्जन क्या होता है कि जब कोई फंक्शन है
अपने आप को खुद वो कॉल करता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा रिकर्जन, यानी रिकर्सिव मोड में जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो वो हमारा रिकर्जन कहलाता है। देखिए, अ रिकर्जन इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ। की रिकर्जन क्या है हमारा, वो स्पेशल केस होता है जिस टाइम पे फंक्शन क्या है, खुद ही अपने आप को कॉल करने लगता है। जैसे हमारा लूप कंडीशन होता था, लूपिंग होता था कि अगर ये सिचुएशन, अगर ये केस होता है हमारा, तो वो क्या है, लूप में चलता रहे। तो ऐसे ही जैसे आपने अगर सम का फंक्शन लिया है, ठीक है, तो वहाँ भी एक कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो दोबारा से वापस अपने आप को ही कॉल करे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, वापस से अपने आप को ही कॉल करता है, तो वो क्या हमारा रिकर्जन मोड है। लेकिन इसका एक ब्रेक पॉइंट होता है जहाँ पर मेंशन होता है कि इतनी बार ये अपने आप को कॉल करेगा, इतने टाइम तक ये अपने आप को कॉल करेगा, देन उसके बाद वो कॉलिंग का जो उसका रिकर्जन है वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद वो खुद को कॉल नहीं करेगा। सो इसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है। देखिए, अ रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव एन एस्केप कंडीशन, यानी जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसके पास क्या एस्केप कंडीशन होती है, दैट फोर्स इट टू रिटर्न विदाउट एनी फर्दर रिकर्सिव कॉल। कि जब हम मेंशन कर देते हैं कि इतने टाइम तक ये अपने आप को खुद रिकर्सिव कर सकता है, दैट मीन्स अपने आप को खुद कॉल कर सकता है, उसके बाद ये कॉल नहीं करेगा। तो उसके बाद ये कोई भी क्या है, फर्दर रिकर्सिव कॉल आगे ये कोई भी कॉल नहीं कर सकता है उस कंडीशन के बाद में। Recursive function can be effectively used to solve problem where solution can be expressed in term of applying the same action successively to subset of the problem, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिकर्सिव जो फंक्शन है वो क्या करता है कि इफ़ेक्टिवली जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म अप्लाइंग द सेम एक्शन। कि जब हमें किसी सेम एक्शन के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, सेम प्रॉब्लम के लिए। जैसे आपकी सम की कंडीशन थी, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सम का अगर हम सम की कंडीशन को कॉल करते हैं, सम फंक्शन को लेते हैं, तो सेम फंक्शन ही वो वापस से कॉल करेगा, सेम एक्शन ही वो परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार उसने सम को कॉल किया, एक बार उसने मल्टीप्लाई को कॉल किया, एक बार वो डिवाइड को कॉल करेगा, नहीं, सेम फंक्शन को ही वो क्या है, वापस से कॉल करता रहेगा। तो जो एक्शन है वो हमारा सेम अप्लाई किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन की डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन आपको मेंशन करनी है, इंक्लूडिंग द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। कि जो आपका जो जब प्रोग्राम हम राइट करते हैं, प्रोग्राम मेंशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी एक फर्स्ट लाइन मेंशन की जाती है फंक्शन डेफिनेशंस की, कि किस तरीके से फंक्शंस को क्या है डिफाइन किया जाता है। जो हमारे फॉर्मेट होता है, फंक्शन का फॉर्मेट होता है, तो उस फंक्शन फॉर्मेट की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको किस पैटर्न में राइट किया जाता है, तो वो आपसे पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं कि इनके थ्रू आपको क्या है उस फर्स्ट लाइन को राइट करना है, ठीक है। देखिए, अभी फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन में, अ फंक्शन कॉल्ड रूट एक्सेप्ट टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट। ये क्या है, किसको कॉल करता है, रूट को कॉल कर रहा है, और इसके अंदर कितने इंटीजर आर्ग्यूमेंट हैं, 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट हैं इसके अंदर जिन्हें यूज़ किया जाता है, और रिटर्न कर रहा है ये फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट की फ्लोटिंग वैल्यू है, वो क्या है, ये रिजल्ट दे रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए एक बार इसका फॉर्मेट क्या था, कि आपका ये फॉर्मेट था, जनरल जो फॉर्मेट था आपका फंक्शन डेफिनेशन का, कि पहले तो आपका फंक्शन टाइप होना चाहिए, देन आपका फंक्शन नेम, देन आपके पैरामीटर्स, पैरामीटर दैट मीन्स जो भी आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, ठीक है, वो इसके अंदर मेंशन होने चाहिए। सो अभी इसके अंदर देखिए, फर्स्ट आपसे क्या बोला गया था कि जो फंक्शन टाइप होता है, फंक्शन टाइप क्या है हमारा, रिटर्न टाइप, दैट मीन्स जो रिटर्न है वो किस टाइप में जाएगा, ठीक है। तो आपका रिटर्न किस में जा रहा था, फ्लोट में रिटर्न जा रहा था, ठीक है। देन यूज़र फंक्शन नेम, फंक्शन नेम होता है हमारा, फंक्शन नेम क्या, हमें कौन से किस नेम से हम उसे कॉल कर रहे थे, रूट के नेम से इसे कॉल किया जा रहा था, जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था कि रूट के नेम से कॉल किया जाएगा। और पैरामीटर की 2 पैरामीटर्स इसके अंदर यूज़ किए जाने थे, ए एंड बी, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन आपको क्या प्रोवाइड किया गया था, अ फंक्शन कॉल्ड रूट किसको कॉल कर रहा है, रूट को कॉल कर रहा है, और 2 आर्ग्यूमेंट हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट क्या है हमारा, फ्लोटिंग जो हमारा जो पास आउट कर रहा है, जो रिटर्न कर रहा है, वो फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो पहले यहाँ पर
देखिए बेसिकली इसे इस तरीके से राइट किया जाएगा, फ्लोट देन रूट इंट ए इंट बी। ठीक है, कि पहले क्या है आपका फंक्शन रिटर्न टाइप आपका टाइप होगा, देन उसके बाद आपका कॉलिंग फंक्शन टाइप होगा, देन उसके बाद आपके जो इंटीजर्स हैं, जिन इंटीजर्स को आप यूज़ कर रहे हो उन्हें इसके अंदर राइट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका बी पार्ट, अ फंक्शन कॉल्ड ट्रांसफ़र। ठीक है, ये किसको कॉल कर रहा है, ट्रांसफ़र को कॉल कर रहा है। देन इसके अंदर हमारे जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर किसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लॉन्ग इंटीजर को, और जो रिटर्न वैल्यू है वो किस में है, इसकी कैरेक्टर के अंदर है। सो इसको किस तरीके से राइट किया जाएगा, देखिए इसको इस तरीके से राइट किया जाएगा। पहले क्या, कैर की जो रिटर्न वैल्यू थी वो हमारी किसके अंदर थी, कैरेक्टर के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी, अ फंक्शन कॉल्ड प्रोसेस। किसको कॉल कर रहा है, जो फंक्शन है, ठीक है, किसको कॉल कर रहा है, प्रोसेस को कॉल कर रहा है। और इसके अंदर क्या है, हमारे इंटीजर यूज़ किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है, एक इंटीजर यूज़ किया गया है और दो फ्लोटिंग वैल्यूज़ को ये कॉल कर रहा है आर्ग्यूमेंट लिस्ट के लिए। और जो इसकी रिटर्न वैल्यू है वो किस में जा रही है, डबल के अंदर रिटर्न वैल्यू जा रही है। सो इसको इस तरीके से राइट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ फंक्शन कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन वैल्यू को कॉल कर रहा है, तो हमने कॉलिंग की जगह पे वैल्यू मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये डबल प्रिसीजन क्वांटिटीज़ एंड अ शॉर्ट इंटीजर। ठीक है, डबल क्वांटिटीज़ को इसने लिया है, तो डबल ए एंड डबल बी एंड शॉर्ट इंट सी, क्योंकि ए और बी तो हमारा डबल हो गया, इसलिए शॉर्ट इंटीजर हम डबल प्रिसिशन वैल्यू विच इज डिस्प्लेड इन अ फाइनल रिजल्ट। और डबल प्रिसिशन में ही क्या है, ये वैल्यू वापस से रिटर्न कर रहा है, तो वापस वैल्यू भी किस में जा रही है, डबल में। सो इसको बेसिकली इस तरीके से राइट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके जो आंसर है वो इस टाइम पर डिस्प्ले पर शो हो रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 21। इसमें आपको क्या बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n की। जो आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है इसमें कि आपको इसका क्या है, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का है। सो आपको इसका क्या है, प्रोग्राम राइट करना है कि इसको किस तरीके से हम राइट करेंगे। देखिए जो आंसर है वो आपको फिलहाल डिस्प्ले पर शो हो रहा है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से इसको राइट किया गया। देखिए फर्स्ट तो आपका क्या है, हर चीज़ में क्या है, सेम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लॉन्ग प्रोग्राम है। सो इसके अंदर हमने लॉन्ग फैक्टोरियल का यूज़ किया गया है। लॉन्ग बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो इसमें लॉन्ग फैक्टोरियल, हमारा प्रोग्राम लेंथी है तो इसके लिए इसको यूज़ किया गया है, जिसके अंदर इसकी इंट की इंटीजर इसके अंदर लिया गया है, आई है हमारा। ठीक है, लॉन्ग फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 1 मेंशन की गई है, कि उसको हमने 1 एज्यूम कर लिया है, वो 1 ही आपका होगा। देन आपका क्या है, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट को अप्लाई किया गया है। 4 स्टेटमेंट में जहाँ आपकी जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी। देन आई जो है वो किससे लेस देन होगा, जो हमारा n है, या तो लेस देन n होगा या फिर इक्वल होगा। अभी n की वैल्यू जो भी आप बाद में प्रोग्रामिंग के टाइम पे कुछ भी वैल्यू लेते हो, उस वैल्यू को यहाँ पर क्या है, मेज़र किया जाएगा, यहाँ पर उसको इनपुट किया जाएगा वैल्यू को। सो अगर वो हमारी इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है, ठीक है, अगर वो हमारी इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो वो हमारे फैक्टोरियल पे यहाँ पर जाएगा, इस मेंशन पे। एंड देन जब वैल्यू वापस रिटर्न जाएगी तो वैल्यू हमारी क्या है, इंक्रीमेंट जोन में चले जाएगी। फिर वैल्यू वहाँ क्या है, इंक्रीमेंट करेगी। इंक्रीमेंट किस तरीके से करेगी, कि जो हमने यहाँ पर आई की वैल्यू 2 ली है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर वो क्या है, डबल हो जाएगी। आई है तो स्टार हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको इस तरीके से बेसिकली राइट किया जाता है, फैक्टोरियल इज इक्वल फैक्टोरियल इनटू आई। ठीक है,
सो जब इसको सॉल्व करोगे, आप इसको ओपन करोगे तो इस प्रोग्राम को इस तरीके से जो है आपकी जो सी है वो इस प्रोग्राम को इस तरीके से इसे सॉल्व करेगी। देन इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी एज अ फैक्टोरियल वैल्यू, आपके यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो ये तो आ जाएगा आपका फैक्टोरियल का रिटर्न। देन आपका इंटीजर जो आपका x और y जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर जो हमारा c है दैट मीन्स कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इनका कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। सो इसलिए हम इसको लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा किसकी, फैक्टोरियल x और y की। तो ये हमारा इसके अंदर इस मेथड को इसके अंदर मेंशन किया जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या है रिटर्न करेंगे इंट x और इंट y की वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है वॉइड मेन, दैट मीन्स जो आपका मेन प्रोग्राम है, मेन स्टेटमेंट है आपकी इन ब्रेसेस के अंदर जो ये स्टेटमेंट है, ये मेन स्टेटमेंट है कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपको डिस्प्ले पर क्या शो करेगा और आपसे क्या वैल्यूज़ आपसे मांगी जाएंगी या फिर क्या इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा। सो आपका वॉइड मेन के बाद क्या है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपका मेन प्रोग्राम जो है शुरू होता है, दैट मीन्स कंप्यूटर वहाँ से उस प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करता है कि एक्चुअल में कंप्यूटर को क्या परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी इंट n और i, जहाँ जो वैल्यूज़ हम पहले से ही मेंशन कर चुके हैं, पहले ही हम निकाल चुके हैं कि n की वैल्यू क्या होगी हमारी और i की वैल्यू क्या है, वो हम पहले मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। देन आपसे प्रिंट f, ये हमारा क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। देन प्रिंट आपसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ n, कि n की वैल्यू बताइए फॉर दिस, ठीक है। जो आपका कोएफिशिएंट था जिसका आपको बायनोमियल कोएफिशिएंट निकालना था, इसके लिए आप n की वैल्यू क्या मेंशन करना चाहते हो। तो आपसे पहले क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि आपको क्या वैल्यू लेनी है। जो भी वैल्यू आप लोगे उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आपका कंप्यूटर है, जो भी आपका लैपटॉप है, वो आपको क्या है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसका ये सी प्रोग्राम आपको निकाल कर देगा उसी वैल्यू के बेस पे। देन उस वैल्यू का क्या है इनपुट प्रोसेस चलेगा, यानी जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग में डालेगा। ये स्कैनफ क्या है हमारा इनपुट होता है, ठीक है। देन आपका फोर स्टेटमेंट अप्लाई किया जाएगा कि आई की वैल्यू 0 मेंशन की जाएगी, हम 0 से मेंशन किया जाएगा, और एन की वैल्यू जो भी आप लेते हो, सपोज आपने एन की वैल्यू 10 डाली है, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है पहले, तो 0 क्या है हमारा लेस देन 10 है। तो ये जब तक हमारा इस वैल्यू को प्रोसेस 0 लेगा, देन स्मॉल है n से, फिर नेक्स्ट कंडीशन में जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी ये 2 लेगा, फिर ये 3 लेगा, फिर ये 4 लेगा। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है जो तक आई की वैल्यू आपकी 10 रहती है, जब तक वो लेस देन 10 या फिर लेस देन n या फिर इक्वल n नहीं होती है, तब तक वो वैल्यू हमारा रिपीटिंग चलेगा। देन वो आपको जैसे ही वो आ जाएगा आपके सामने, इस वैल्यू को वो क्या है जो आपकी कोएफिशिएंट वैल्यू है उसको वो एंड में प्रिंट कर देगा, तब जब n की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स जो i है वो n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। i की वैल्यू जब n के इक्वल हो जाएगी उस टाइम पर आपकी वैल्यू जो है आपके सामने रिटर्न होकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 22। देखिए आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, कि आपके सामने कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, आपको इनका आउटपुट बताना है कि इनका आउटपुट क्या आएगा, कि अगर हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे राइट करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, किस चीज़ को, जो फंक्शन है वो इंटीजर है, इसमें फंक्शन एंड काउंट है इसके अंदर, ठीक है। इंट हमारा ए है, काउंट 4 स्टेटमेंट है इसके अंदर। अगर काउंट की वैल्यू 1 है और काउंट जो है लेस देन 5 होना चाहिए हमारा, तो नेक्स्ट में इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स इन्होंने फर्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू क्या ली है 1 ली है, ठीक है। सपोज हमने काउंट की वैल्यू 1 ली है, सो 1 क्या है लेस देन 5 है हमारा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या है ट्रू है, तो इस कंडीशन को भी वो ट्रू कर रहा है। जब इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है 1 की केस में, तो यहाँ पर जो काउंट की जो वैल्यू है क्या टाइप हो जाएगी 1 टाइप हो जाएगी, क्योंकि 1 को हमारा ये क्या है ट्रू है, ठीक है। जब 1 ट्रू है तो यहाँ पर इंट जो x है इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 जो वैल्यू है वो हमारी वहाँ से पीछे से पास आउट होके आई है और वो क्या है ट्रू है एज अ कंडीशन, जो भी हमारी स्टेटमेंट थी
उसके अकॉर्डिंग उसको पास किया गया। सो जब यहाँ पर वो पास होके आएगी तो हमें y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम करेंगे x की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई। सो जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी रिटर्न वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आपके सामने फर्स्ट आउटपुट आएगा तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आपके सामने मेंशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी वापस से वैल्यू जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि काउंट की वैल्यू लेस देन 5 है। ठीक है, जैसे ही या तो ये इक्वल 5 रहेगी, जैसे ही वैल्यू 6 होगी तब वहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम ब्रेक होगा, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम के आउटपुट टाइम पे हमें क्या वैल्यू प्रेजेंट हुई है, 1 प्रेजेंट हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 1, कि पहले हमें 1 मेंशन होगा। देन उसके बाद हमारा दोबारा से ये लूपिंग के लिए जाएगा। अब काउंट की वैल्यू यहाँ पर 1 की जगह हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया हुआ है कि हर लूपिंग के टाइम पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो अभी देखिए 2 क्या है हमारा, लेस देन 5 है। यस, 2 हमारा लेस देन 5 है, तो यहाँ काउंट की वैल्यू हमारी क्या प्रिंट हो जाएगी, 2। जब वो प्रिंट हो जाएगी तो x की जगह भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए फिर x की वैल्यू को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2। सो क्या हो जाएगा ये हमारा 4। तो पहला हमारा आंसर था 1 पहले आउटपुट का, दूसरे आउटपुट का हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो दूसरे आउटपुट का आंसर हो गया हमारा 4। अब इसी तरीके से वापस जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 लेस देन 5 है, तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देगा 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब वैल्यू हो गई है हमारी 9, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी 9। सो इसी तरीके से ये वापस जाएगा, फिर 4 को प्रोसेस करेगा, देन ये 5 का प्रोसेस करेगा। ठीक है, 5 पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 5 25, तो 1 4 9 एंड 16, 4 का हो जाएगा हमारा 16 एंड 25। तो ये वैल्यूज़ क्या है, हमारा रिजल्ट है, हमारा आउटपुट है, दैट मीन्स जो हमें डिस्प्ले पर शो करेगा। और जब वापस से 5 के बाद जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है हर बार में। और 6 क्या है हमारा, क्या वो इक्वल 5 है, नहीं है इक्वल 5, वो ग्रेटर है। और लेस देन 5 है, नहीं है लेस देन 5, तो वो क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है, तो यहीं पर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इस लूपिंग से एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट का आंसर, कि जो आपका आंसर होगा इसका बेसिकली वो क्या होगा, 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, देखिए आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो गया है कि हमें क्या है, इंटीजर प्रोवाइड किया गया है, n की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है बेसिकली, और इसमें हमारा फंक्शन है, एक फंक्शन लिया गया है, फंक्शन हमारा n है, फंक्शन भी हमारा n है। तो ये फंक्शन जो है कॉल करेगा इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को हमारा ये कॉल कर रहा है कि इंटीजर है, फंक्शन 1 है, इंट 1 है, इफ़ n ग्रेटर देन 0, अगर n की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, और n की वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड की गई है, 10 प्रोवाइड की गई है, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या है, इस स्टेटमेंट से बड़ी है हमारी। ठीक है, तो वो इस स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा हमारा। तो अभी इस स्टेटमेंट को किस तरीके से वो वैल्यू ट्रू हो रही है, तो इसलिए वो इस टेस्ट को पास कर रहा है। अब नेक्स्ट टर्म में जब ये वापस जाएगी यहाँ से, तो ये वैल्यू 10 की जगह क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें जब तक इसको लूपिंग पे, ये जब तक लूपिंग पे रहेगा, जब तक ये वैल्यू क्या है, 0 से कम नहीं होती है, जब तक ये 0 से नीचे नहीं जाएगी तब तक वैल्यू क्या है, हमारी ये लूपिंग चलती ही रहेगी। तो इसलिए इसको इंक्रीज तो हम करेंगे नहीं, इस कंडीशन में इसको बार बार क्या है, डिक्रीज मोड में डाला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। जब ये वैल्यू हमारी 9 हो गई है, फंक्शन की वैल्यू 9 हो गई है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है n 9 - 1, तो फिर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टाइम पे वैल्यू क्या आएगी, 8। तो फिर इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा
8, ठीक है। उसके बाद हमारी वापस 8 हो गई है वैल्यू, अब वापस जाएगी, फिर यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, ठीक है। अभी 8 माइनस 1 करोगे, फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 7, फिर यहाँ प्लस में हो जाएगी 7, फिर आप यहाँ 7 लेके जाओगे, 7 हो जाएगी हमारी वैल्यू, तो 7 माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6। देन इसी तरीके से ये चलती रहेगी आपकी 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। जब तक ये 1 नहीं हो जाता है, तब तक ये, जब तक ये 0 पे नहीं आता है, तब तक ये वापस से इसी में चलता रहेगा लूपिंग पे, और जैसे ही 0 पे आएगा ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक के टाइम पे जो आपका टोटल है वो आपको आंसर, इसका आउटपुट शो हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब आप इन्हें टोटल करोगे तो आपका टोटल आंसर आएगा 55, ठीक है। जब आप इन वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपका लास्ट टाइम पे जो लास्ट आपकी लूपिंग थी वहाँ पर आपका टोटल इनका जो सम आएगा वो होगा 55। तो आपको डिस्प्ले पे आंसर शो होगा 55, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट सी। पार्ट सी भी आपका सेम है, उसी की तरह है जो लास्ट आपका पार्ट बी था, बस इसमें यहाँ पर क्या है n-2 कर दिया है। तो जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया था, आपके n की वैल्यू तो 10 थी, हमने 10 ही ली, प्लस में अभी यहाँ पे n-2 है, दैट मीन्स 10-2, तो पहले में केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस से जब ये यहाँ पर जाएगा तो वैल्यू क्या हो गई है 8 हो गई है, तो 8-2 आपका क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में ये 4 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में ये 2 हो जाएगा, देन आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वापस जाता रहेगा, जब तक ये जाएगा, जब तक ये 0 नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक ये वैल्यू आपकी 0 नहीं हो, तब तक ये लूपिंग में जाता रहेगा, और लूपिंग में जाने तक ये क्या है, इतने हमारे आउटपुट हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो एंड में जो आपका रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा वो हो जाएगा 30, ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को डालोगे, इस प्रोग्राम को एंटर करोगे, तो आपके सामने जो आउटपुट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा 30, क्योंकि ये क्या है, तब तक कंडीशन चलेगी लूपिंग वैल्यू जब तक ये हमारा क्या है 0 नहीं हो जाता है। तो सेम एज है आपके पार्ट बी की तरह पार्ट सी भी, बस यहाँ पर आप बनाना है कि इसको किस तरीके से आप बनाओगे। देखो कि जो आपकी जो कॉलिंग वैल्यू है, ठीक है, रिसाइड पावर है, वो क्या है आपकी, जो भी ये आपका जो कॉलिंग वैल्यू दे रहा है कि किस उसमें आपको ये कॉल कर रहा है पावर में, ठीक है, पावर के अंदर ये कॉल कर रहा है बेसिकली। और जो ये रिटर्न कर रहा है, जो वेरिएबल्स हैं आपके, जो वेरिएबल्स आपके जाएंगे वो फ्लोटिंग में जाएंगे, ठीक है, फ्लोट में जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लोट आ गया है, और इसके अंदर मेंशन किया गया है फ्लोट एक्स और इंट एन, दो वेरिएबल्स इसके अंदर लिए गए हैं, फ्लोट एक्स और इंट एन, की इंटीजर एक आपका क्या है, जो वाई है आपका फ्लोटिंग है, और इंटीजर जो है वो आपका एन है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम इसकी फर्स्ट लाइन, जो हमारी प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है, उसको हम मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर आपके ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगे जिसके अंदर आपकी स्टेटमेंट को राइट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्लोट, वाई की वैल्यू इसमें फ्लोट ली गई थी कि वाई को फ्लोट मानना है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या है, वाई की वैल्यू फ्लोट में ली है, 1 से स्टार्ट की फ्लोट में है, दैट्स वाई 1.0 इसको मेंशन किया जाएगा कि इसकी जगह आप कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, जो भी है। एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 1 की वैल्यू शो की गई है, ठीक है, कि 1 एज अ एग्जाम्पल इन्होंने 1 लिया है। सो आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देन आपका इंटीजर इसके अंदर यूज़ किया गया है, इसमें आई लिया गया है। आई क्यों लेते हैं हम, क्योंकि एन की वैल्यू को हमें कंपसाइज करने के लिए हमें क्या है, आई की ज़रूरत पड़ती है। सो देन इसके अंदर 4 स्टेटमेंट यूज़ किया गया कि अगर आई की वैल्यू हमने सपोज 1 ले ली है, अगर आई की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, लेस देन है एन से या फिर इक्वल है एन के, ठीक है, तो वो हमारी इस कंडीशन पे जाएगी।
अगर हमारी जो कंडीशन है आई इस वैल्यू को फुलफिल करती है तो वो हमारी स्टेटमेंट पे जाएगी, और जब इस स्टेटमेंट पे जाएगी तो वाई की वैल्यू रिटर्न करेगी। और जब तक वो एन के इक्वल नहीं आती है तब तक उसमें हर एक लूपिंग के बाद क्या है, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सपोज मैंने एन की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, हमने मेंशन कर दिया है कि हमारे एन की वैल्यू क्या है, 10 है, और आई की वैल्यू 1 है। सो ये जब तक हमारा वापस से रिपीटिंग में रहेगा, जब तक आई की वैल्यू क्या है, या तो 10 के इक्वल नहीं हो जाती है या फिर 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती है, या तो वो 11 हो जाए, ठीक है, जब तक वो जाएगा, या फिर जब तक वो 10 के इक्वल है तब तक वो उसका रिजल्ट शो करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से इसको राइट किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। सो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी कवर होती है। इसी के साथ आपकी 2 यूनिट जो है यहाँ पर चैप्टर 7 के साथ आप 2 यूनिट ईजिली ही कवर कर सकते हो कि 3 चैप्टर्स होने चाहिए 4 में से आपके पास, उनमें से आपके 2 यूनिट कवर हो जाएंगी। तो बेसिकली एक तरीके से आपके एग्जाम के लिए 2 यूनिट कवर हो चुकी हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।